आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य। ये बीएससी पार्ट सेकंड ईयर कोटा यूनिवर्सिटी का 3rd यूनिट स्टार्ट हो रहा है। देखिए रासायनिक साम्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक साम्य या रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक अथवा अधिक अभिकारक क्रिया करके ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो अभिकारकों से रासायनिक दृष्टि से विभिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया प्रमुख रूप से दो प्रकार से संपन्न होती है। हमने पढ़ा है अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सबसे पहले अगर हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो देखिए एक दिशा में होते हैं और स्वतः प्रवर्तित होती है। जब कोई अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त नहीं किया जा सकते तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। हमने पहले भी बात की कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है और एक ही दिशा में होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शंस करने के बाद जो बेरियम सल्फेट बनता है अवक्षेपित हो जाता है, लेकिन बेरियम सल्फेट से ये अपन प्राप्त नहीं कर सकते, रिवर्स कंडीशन में रिएक्शंस नहीं होगी। इसी की तरह से ये पोटेशियम क्लोरेट और ये जो दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के हैं। अब हम आगे बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो देखिए हमने पहले भी बात की थी जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया रासायनिक साम्य में रहती है, साम्य अवस्था के साथ साम्य में रहती है। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो कुछ अभिक्रियाओं की शर्तों में परिवर्तन करके उनकी दिशा को विपरीत किया जा सकता है। मतलब अग्र दिशा के साथ साथ ये विपरीत दिशा में भी संपन्न होती है, अर्थात अभिक्रियाओं के उत्पाद क्रिया करके वापस अभिकारकों में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अग्र दिशा में जो जाएगी अभिक्रिया, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनेंगे और उत्पाद से वापस अभिकारक भी बनते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ ए से बी बना, सी से डी बना, ये तो हो गई अग्र अभिक्रिया। और ये हो गई बेक अभिक्रिया, सी प्लस डी, मतलब जो उत्पाद बने उससे वापस क्या बन रहे हैं? अभिकारक बन रहे हैं। तो ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। यदि अभिक्रिया अग्र और प्रति दोनों दिशाओं में संपन्न होती है तो वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और उसको इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अग्र दिशा के लिए तो हम इस तरीके से व्यक्त किएंगे और विपरीत दिशा के लिए इस तरीके से। ये देखिए अग्र दिशा के लिए और विपरीत दिशा के लिए यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये देखो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है अभिक्रियाएं, अग्र दिशा में भी और विपरीत दिशा में। इधर से अग्र दिशा हो जाएगी और इधर की तरफ से विपरीत दिशा हो जाएगी। अब यहाँ देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का महत्वपूर्ण गुण यह है कि ये अभिक्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती है। ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण अभिकारक पूर्णतया उत्पाद में चेंज हो जाएंगे, कभी भी नहीं होगा। कुछ अभिकारक भी बचा रहेगा और उत्पाद तो रहेगा। मतलब अभिकारक पूर्णतया उत्पाद में कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की यही विशेषता है। कुछ समय बाद ऐसा आभास हो जाता है कि अभिक्रिया रुक गई, परंतु अभिक्रिया नहीं रुकती। जैसे रासायनिक साम्य स्थापित हो जाता है तो उस समय ऐसा लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है, लेकिन अभिक्रिया कभी भी नहीं रुकती। वो एक ही गति से अग्र और विपरीत दिशा में चलती रहती है। मतलब अभिकारक से उत्पाद बनते रहते हैं और उत्पाद से अभिकारक बनते रहते हैं। हमें लगता है रासायनिक साम्य आने पर अभिक्रिया रुक गई है, लेकिन अभिक्रिया कभी भी नहीं रुकती है। वो दोनों दिशाओं में गति से समान गति से चलती रहती है। अग्र और प्रति अभिक्रिया वेग समान हो जाता है। ये यहाँ पर दे रखा है कि मतलब अभिक्रिया नहीं रुकती, आगे अग्र और प्रति अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? समान हो जाता है। और ये अवस्था ही कौन सी अवस्था कहलाती है? रासायनिक अवस्था कहलाती है। मतलब जब किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की अग्र और प्रति अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है तो वह जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक साम्य कहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, रासायनिक साम्य को समझेंगे। देखो यहाँ से रासायनिक साम्य की प्रकृति और उसकी परिभाषा को समझने के लिए हमें एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार करते हैं। यहाँ पे हमने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ली, A प्लस बी जो कि अभिकारक है, उससे C और D बन रहे हैं। दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चल रही है। अब देखिए प्रारंभ में A और B की कुछ मात्राएं एक बंद पात्र में लेते हैं। जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होगी C और D का बनना प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही साथ C और D क्रिया करके और A और B बनाना प्रारंभ कर देंगे। अर्थात अग्र और प्रति अभिक्रिया लगभग एक ही समय प्रारंभ हो जाती है। लेकिन देखिए
आरंभ में अपने पास क्या था, जब हमने अभिक्रिया स्टार्ट की केवल ए और बी था, तो उस कंडीशन में हमारे पास ए और बी ही है और उसकी मात्रा हमारे पास ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अग्र अभिक्रिया का जो वेग होगा वो प्रतीप अभिक्रिया के वेग से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा अभिकारक से उत्पाद बनते जाएंगे, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, उस कंडीशन में प्रतीप अभिक्रिया का वेग भी अग्र अभिक्रिया के वेग के साथ साथ बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाएगा और वो जो समय होगा या वो जो स्थिति होगी वो रासायनिक साम्य की स्थिति होगी। तो देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह स्थिति जबकि दो विपरीत अभिक्रिया समान वेग से होती है और अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो साम्य की स्थिति या साम्यावस्था कहलाती है। मतलब कौन सी? जब अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है, अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ चेंजेस नहीं होता है, तो जो वो अवस्था होगी वो क्या होगी? वो उस अभिक्रिया के लिए रासायनिक साम्य की अवस्था होगी। साम्य अवस्था पर यद्यपि अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती है, अतः रासायनिक साम्य एक गतिज साम्य होता है। मतलब रासायनिक साम्य ऐसा नहीं होता है कि वो अभिक्रिया रुक गई है, अभिक्रिया चलती रहती है लेकिन एक समान गति से चलती रहती है और इसी वजह से न तो अभिकारकों की सांद्रता में चेंजेस होता है न उत्पादों की सांद्रता में किसी तरीके का चेंज होता है। यहाँ देखिए, जो आर एफ होगा, एफ मीन्स फॉरवर्ड और आर का अर्थ हो गया रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए अग्र अभिक्रिया के लिए हम आर एफ यूज करेंगे और प्रतीप अभिक्रिया के लिए हम आर बी यूज करेंगे। मतलब बैकवर्ड रिएक्शंस ऑफ बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड जो प्रतीप अभिक्रिया हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसके लिए रिएक्शंस की रेट क्या हो जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट क्या होगी, उसके लिए हम आर एफ यूज करेंगे और बैकवर्ड के लिए आर बी यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में आर एफ ज़्यादा था, धीरे धीरे कम होता गया, और यहाँ पर आर बी स्टार्टिंग में क्या था, कम था, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इसकी सांद्रता बढ़ती गई ये ज़्यादा गया और एक समय पर दोनों के अभिक्रियाओं का वेग क्या हो गया, समान हो गया। अब इस लाइन में आपको देखो, स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये तो जीरो हो रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है आर बी, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शंस का क्या था, वेग ज़्यादा था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया इसका वेग थोड़ा कम होता गया, इसका वेग बढ़ता गया, फिर कम होता गया और ये बढ़ता गया, और बाद में एक टाइम ऐसे आ गया जब इनमें साम्य स्थापित हो गया, एक वेग हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये हम बात करें साम्य अवस्था पर रासायनिक साम्य गतिज होता है, ये देखने के लिए हम एक अभिक्रिया लेते हैं H2+I2+2HI की साम्य अवस्था का अध्ययन करते हैं कि गतिज होता है या नहीं होता। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि गतिज होता है, मतलब अभिक्रिया से उत्पाद बन रहे हैं और उत्पाद से अभिक्रिया बन रहे हैं साम्य अवस्था में भी एक फिक्स गति से। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, देखिए, साम्य अवस्था पर उपस्थित H2I2 तथा HI की सांद्रता इस तरह हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। इस अवस्था में हम थोड़ी सी रेडियो सक्रिय आयोडीन की अभिक्रिया मिश्रण में मिला देते हैं। मतलब सिंपल आयोडीन की जो कि रेडियो सक्रिय होता है उसकी मात्रा हम अभिक्रिया मिश्रण में मिला देते हैं। यहाँ पर I2 क्या है, अभिकारक का काम कर रहा है, तो अभिकारक में ही रहना चाहिए। अगर अभिक्रिया रुक जाती तो I2 जो कि रेडियो सक्रिय I2 है वो केवल अभिकारक में ही रहता, क्योंकि अभिक्रिया रुक गई साम्य अवस्था में। लेकिन देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद अभिक्रिया का मिश्रण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि HI में भी रेडियो सक्रिय आयोडीन उपस्थित है। मतलब जो HI का अध्ययन किया गया जो कि उत्पाद है, तो उसमें भी पाया गया कि रेडियो सक्रिय आयोडीन उसमें भी उपस्थित है। मतलब साम्य अवस्था पर भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, तभी ही वो रेडियो सक्रिय आयोडीन किस में आ गया, HI में आ गया। इस तरीके से रासायनिक साम्य एक गतिज साम्य होता है। अब रासायनिक साम्य के कुछ प्रमुख लक्षण है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम देखते हैं खुले पात्र में साम्य। अब देखिए, यदि कोई गैसीय अभिक्रिया होगी तो खुले पात्र में करवाने पर अगर उसका उत्पाद गैस होगा तो उड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे रासायनिक साम्य स्थापित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्पाद ही उड़ गया, उत्पाद ही नहीं रह पा रहा, तो उस कंडीशन में काय का रासायनिक साम्य। तो गैसीय अभिक्रिया खुले पात्र में हो ही नहीं सकती। हाँ, जो लिक्विड होता है वो खुले पात्र में करवा सकते हैं। यहाँ पर यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों का मिश्रण द्रव अवस्था में हो तो खुले पात्र में साम्य स्थापित हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो एसिड और एल्कोहल से जो एस्टर बनाया जा रहा है वो उसका साम्य स्थापित हो जाता है।
क्योंकि खुले पात्र में, क्योंकि दोनों क्या है, लिक्विड है। लेकिन गैसेज रिएक्शंस के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। अभिकारकों और उत्पादों की स्थिर सांद्रता एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था बंद पात्र में स्थापित होती है। साम्य की अवस्था में बचे हुए अभिकारक एवं बने उत्पादक सांद्रता स्थिर हो जाती है। किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था ज्ञात करने में भी इस लक्षण को आधार बनाया जाता है। हमें पता है कि साम्य अवस्था में जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी उस कंडीशन में अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता स्थित हो जाएगी। अब इसके लिए किस तरीके से निर्धारित किया जाता है कि साम्य स्थापित हो गया नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जो उत्पाद बनता है उसकी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी मात्रा बनी है। जब हम बार बार में इसका एक्सपेरिमेंट करके उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं और एक समय बाद कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ पा रही है, तो हमें पता लग जाता है कि अब अभिकारकों और उत्पादों के बीच में रासायनिक साम्य स्थापित हो गया है। इस तरीके से रासायनिक साम्य पर अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता स्थिर रहती है। आगे बात करें, साम्य अवस्था दोनों विस्थापित हो सकती है। ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साम्य अवस्था जरूरी नहीं है कि एक तरफ से स्थापित हो सकती है, अगर दोनों तरफ से साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। जैसे N2+3H2 और 2NH3, यह हमारे एक अमोनिया बनाने की विधि है। अब इसमें अगर मैं N2 की साम्य अवस्था पे N2 और मिला देता हूँ तो उस कंडीशन में रिएक्शन इस तरीके से अग्र दिशा में फॉरवर्ड होगी कि N2 का कंज्यूम हो जाए और रासायनिक साम्य स्थापित हो जाए। ठीक है, अभिकारकों से तो उत्पाद बन जाएगा, लेकिन अगर साम्य अवस्था में मैं अमोनिया और इसमें मिला देता हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और दोनों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है साम्य स्थापित करने के लिए। इसको पढ़ लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था अभिकारक अथवा उत्पादों दोनों में से किसी को भी लेकर प्राप्त की जा सकती है। हमने बात ही की, उदाहरण के लिए साम्य अवस्था को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अथवा अमोनिया दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माना कि उपरोक्त अभिक्रिया N2H2 को 1:3 में बंद पात्र में लेकर 573 केल्विन ताप और 30 वायुमंडल दाब पर की जाती है। N2H2 क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं और साम्य अवस्था पे बाहर में लगभग 7% अमोनिया प्राप्त होती है। तो देखिए साम्य अवस्था में अमोनिया कितना है, 7% है। इसके पश्चात एक बंद पात्र में अमोनिया लेके 500 केल्विन ताप पर तथा 30 वायुमंडल दाब पर विघटित किया जाता है। साम्य अवस्था प्राप्त होने पर बाहर से लगभग 73% अमोनिया विघटित हो जाती है। मतलब केवल अगर अमोनिया से हम इसको विघटित करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे हैं ना, तो उस कंडीशन पे भी जब साम्य विस्थापित होगा तो हमें ये लगता है कि 93% अमोनिया विघटित हो जाती है, लेकिन 7% अमोनिया साम्य अवस्था पे बची रह जाती है। मतलब उत्पाद को लेकर भी हमने साम्य स्थापित किया और वही साम्य स्थापित किया, वही साम्य आएगा जो कि अगर हम अभिकारक से अमोनिया बनाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। ये देखिए, उत्प्रेरक का प्रभाव, साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन उत्प्रेरक क्या करेगा, साम्य अवस्था को जल्दी ला देता है। यदि साम्य अवस्था 1 घंटे में हो रही है और उत्प्रेरक का यूज करके माना कि वो 20 मिनट में हो जाएगी, 15 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करता है, केवल रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है और उसी वजह से अग्र दिशा बढ़ेगी तो प्रतीप दिशा या विपरीत दिशा में रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो उत्प्रेरक क्या करता है, साम्य अवस्था पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालता, बस साम्य अवस्था को जल्दी ला देता है। तो देखिए, उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता क्योंकि उत्प्रेरक द्वारा अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रिया समान रूप से प्रभावित होती है, अर्थात अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान रूप से बढ़ते हैं। अग्र अभिक्रिया भी बढ़ जाएगी और विपरीत अभिक्रिया भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अग्र अभिक्रिया बढ़ेगी तो उत्पाद जल्दी बनेगा और उत्पाद जल्दी बनेगा तो विपरीत अभिक्रिया भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से उत्प्रेरक क्या करता है, साम्य अवस्था को जल्दी ला देता है। ये देखिए, जब उत्प्रेरक नहीं था उस कंडीशन में साम्य अवस्था यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे ये T1 पे आ रही है और T1 ज़्यादा है, लेकिन उत्प्रेरक बनने से क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ गई और साम्य अवस्था यहीं पर ही आ गई अपने को, मतलब वहीं पर मिलेगी। साम्य अवस्था में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, अभिकारक उत्पादों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, वही कंसंट्रेशन रहेगी। बस यह है, यदि कोई साम्य अवस्था ज़्यादा टाइम में आ रही हो तो वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम समय पर साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है, लेकिन अभिकारकों के उत्पादों की सांद्रता में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आता है। अब लास्ट है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो फ्री एनर्जी साम्य अवस्था में डेल जी की क्या होती है, वैल्यू 0 होती है।
तो प्रत्येक अभिक्रिया की साम्य अवस्था मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इस तरीके से आज हमने रासायनिक साम्य स्थापित किया और उसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखे कि किस तरीके से रासायनिक साम्य होता है और उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही होती है या किस किस चीज़ का इस पर फर्क पड़ता है। इस तरीके से लिए आज इतना ही। धन्यवाद।